ऑल राइट गाइज, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम अक्षय, देखो मेरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैनल साइको प्रोडिजी। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा ऑसम, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, देखो आप लोग जो है, एक्चुअली दिस इज नॉट इवन अ वीडियो, दिस इज अ लाइव क्लास। तो भैया लाइव क्लास के अंदर आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। किस चीज़ के लिए? आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको पता है, देखो 100% लाने हैं, 99% लाने हैं, 95% लाने हैं, यू हैव टू डू एवरीथिंग। लेकिन वो बच्चा जो जिसने अभी तक कुछ खास पढ़ाई नहीं करी थी, जो अभी भी सो रहा था आखिरी एग्जाम के स्ट्रेस की जगह, उसके अंदर डिस्ट्रेस की जगह यू स्ट्रेस भी नहीं हुआ, लैक ऑफ स्ट्रेस हो गया उसे, आज उस बच्चे के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। अगर आपने अभी तक ढंग से कुछ पढ़ाई नहीं करी है, आप जानना चाहते हो क्या क्या चीज़, और लाइक कर दो एक बार, लाइव चैट में हाई लिख दो यार, लाइव चैट में हाई लिख दो और एक बार लाइक कर दो। ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है, तो क्या आप वो करो कि आपके एटलीस्ट 70% से 80% मार्क्स आ जाए। आपके एटलीस्ट 70% से 80% मार्क्स आ जाए। वील टॉक अबाउट दोज टॉपिक्स। आज हम वो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या आप सब रेडी हो? हाय प्रदीप, हाउ आर यू गाइस? 12 बच्चे आर वाचिंग, वेरी गुड। लाइक कर दो, 12 बच्चे हैं तो 5 लाइक क्यों? जल्दी से लाइक करो एंड देन वी आर स्टार्टिंग ऑफ। हाय नंदिता, हाउ आर यू? चलो, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट। पहले मैं बताता हूं कौन से चैप्टर, अगर सपोज आप छोड़ने का सोच रहे हो, पहली बात तो कुछ नहीं छोड़ना। सपोज आपके भूली बिसरी इतनी खराब हालत है, आप चैप्टर छोड़ना चाहते हो, तो आपके पास है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपके पास आखिरी एक दिन बचा है। आप चाहते हो नंबर आ जाए, आपको कौन से करने चाहिए। नंबर 1 पे आपको करना है भैया चैप्टर नंबर 1, सुपर इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 2, सुपर इंपॉर्टेंट। 3 ना भी करो तो चलेगा। चैप्टर नंबर 4 एंड 5, सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, और आप पास होना चाहते हो, अराउंड 40% 50% मार्क्स लाके पास होना चाहते हो, बस ये 4 चैप्टर कर जाओ फॉर श्योर। चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, इन्हीं में से अराउंड 50% आपका एग्जाम आएगा। राइट। हाय श्रेया, हाय पलक, हाय आरुषि, क्या बात है गाइस, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपका इसमें से क्या क्या आएगा जी? अराउंड 40 to 50% तो आएगा। बट आई नो जो जो बच्चे यहाँ पे फुल लाने वाले, वेरी गुड पलक, फुल लाने हैं, तो उनके लिए भी बता देता हूँ क्या क्या करना है। ठीक है, देखो फुल लाने के लिए अभी आखिर में हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि वेरी हाईली लाइकली है कि आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लेट्स सी। एक नंबर में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ सकता है, सिचुएशनिज्म के थोड़े कम चांसेस हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पूछा जा सकता है। एप्टीट्यूड वर्सेस इंटरेस्ट, हाईली इंपॉर्टेंट। आई वुड से इट इज हाईली इंपॉर्टेंट गाइस, फॉर श्योर इट इज वेरी हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको बीच में ले आते हैं। ऑल राइट, व्हाट इज केस स्टडी पूछा जा सकता है। हिस्ट्री ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, अ लिटिल चांसेस है, मैं इसको थोड़ा वीक में रखूंगा, बहुत ज्यादा आज तक कभी पूछा नहीं जाता। सिमिलरली साइकोमेट्रिक वर्सेस इंफॉर्मेशन अप्रोच, दिस इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट। आपको इसके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बीच का डिफरेंस आपको फॉर श्योर पता होना चाहिए। पता है क्या साइकोमेट्रिक वर्सेस इंफॉर्मेशन अप्रोच का? प्रिया राजवत, हाय हाय छवि, क्या बात है, बहुत बच्चे आए हैं, वेरी गुड गाइस। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी साइकोलॉजिकल थ्योरीज है जिनके आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। यूनिफैक्टर मैं नहीं कहता आएगी ज्यादा, क्योंकि इजी है। बाय फैक्टर भी मैं नहीं कहता। आर्थर जेनसन की आ सकती है, आर्थर जेनसन की फॉर श्योर आ सकती है। कौन सी थी आर्थर जेनसन की थ्योरी? टेल मी, कौन सी थ्योरी थी? जल्दी से बताओ। विच थ्योरी वॉज गिवन बाय आर्थर जेनसन? 10 व्यूअर्स है, 6 लाइक क्यों है? जल्दी लाइक्स बढ़ाओ यार, लाइक करो प्लीज। लेवल 1 एंड लेवल 2, मॉडल का नाम क्या था? लेवल का मॉडल बताओ, लेवल का क्या था, मॉडल का नाम क्या था? हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, सुपर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सपोज एग्जांपल लिखने को आया तो आपके पास हमारी बुक वाला एग्जांपल आप जरूर लिख सकते हो। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जी नहीं पूछा जाता। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस कौन सी थ्योरी का पार्ट है? टेल मी, छोटे सा आपका वो भी ले लेते हैं। विच थ्योरी का पार्ट है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस? पहली बात तो किसने दी थी, थ्योरी का नाम क्या है, और थ्योरी के अंदर अलग अलग और क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं।
हाँ, तानसी पूछ रही हैं कि चैप्टर 2 काफी लेंदी है, इसमें ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे तो एनफ है। देखो एनफ तो कभी नहीं है, लेकिन सपोज आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके पास टाइम नहीं है, आपने ढंग से नहीं पढ़ा, उस टाइम पे बता सकता हूँ। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के 3 कंपोनेंट होते हैं, मेटा कंपोनेंट, ओके, मेटा कंपोनेंट वगैरह। कौन से और कंपोनेंट होते हैं बताओ? 3 कंपोनेंट्स होते हैं कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के। अच्छा, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस को और क्या कहते हैं? और कौन कहते हैं? एकेडमिक इंटेलिजेंस, बुक स्मार्टनेस। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। स्ट्रीट स्मार्ट वर्सेस बिजनेस, बिजनेस नहीं, स्ट्रीट स्मार्ट वर्सेस बुक स्मार्ट इट शुड बी। स्ट्रीट स्मार्ट वर्सेस बुक स्मार्ट का बीच का डिफरेंस आ जाता है ना। नॉलेज एक्विजिशन, परफॉर्मेंस, नॉलेज, अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत सही। एक्सपीरियंशियल कॉन्टेक्चुअल, बहुत सही लिख रहे हो आप लोग, बहुत सही लिख रहे हो। नॉलेज एक्विजिशन, हायर ऑर्डर परफॉर्मेंस। बताओ भाई, अच्छे से बताओ, व्हाट आर द 3 स्टेजेस, मतलब 3 कंपोनेंट्स कहूंगा ऑफ कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। पास मॉडल के फाउंडर्स और पास मॉडल पूरा आता है, किसने दिया था बताओ? 3 फाउंडर्स थे, बताओ कौन 3 फाउंडर्स थे? टेल मी। पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेपी दास है, और बताओ? जैक नैगलरी है, और करबी है। जेपी दास, जैक नैगलरी और करबी, जी ये सारे लोग हैं, ठीक है। जेपी दास, जैक नैगलरी और करबी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पास मॉडल को बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे, प्लीज मत छोड़ के जाना, ठीक है। इसमें एक और है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, आएगा, है ना। अच्छा, एक और मॉडल था जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जैसा है। मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया बताओ? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है? जल्दी से, 13 व्यूअर्स आर वाचिंग, लाइक करो जल्दी से। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया, और इसको याद करने का तरीका क्या है? कितनी इसमें इंटेलिजेंस होती है बताओ? हावर्ड गार्डनर साहब ने दिया, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ग्रेट गाइस, ग्रेट, बहुत सही बोल रहे हो। कौन कौन बोला? नंदिता बोली, आरुषि बोली, पलक बोली, प्रदीप बोली। 8 इंटेलिजेंस होती है, नंदिता ने एकदम सही बोला, है ना। लिली से मन भर के, आपका कोई और नमोनिक हो सकता है फॉर श्योर, ठीक है, बहुत सही। जैसे लिली से मन भर के, नियरली सबको लिली से मन भर के याद है, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, ठीक है भाई। सही जा रहे हैं हम, सही जा रहे हैं, चलो। नेचर वर्सेस नर्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोगों को नेचर वर्सेस नर्चर के अंदर आपको वो याद है, ट्विंस वाला, फ्रेटर्नल ट्विंस, रियर टुगेदर? बेसिकली आपको क्या रखना है? 0.90, 0.72, 0.50, 0.25 और 0.25 ऐसे था, ठीक है। फ्रेटर्नल ट्विंस रियर टुगेदर, और वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस रियर, फ्रेटर्नल ट्विंस रियर अपार्ट। ये वाला कौन सा है? ये वाला सिबलिंग्स वाला कौन सा है? क्या आपको ये टेबल याद है? क्या आपको टेबल याद है? हम्म, टेबल याद है क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस सर, यस सर, क्या बात है, क्या बात है, सुपर गुड गाइस, 17 किड्स आर वाचिंग, वेरी गुड, ठीक है भाई। आईक्यू का फॉर्मूला जल्दी से बताओ, आईक्यू का फॉर्मूला जल्दी से बताओ। और ये बताओ, आईक्यू के फॉर्मूले में जो एम ए है, एम ए का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? 2 लोगों ने दिया था। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई बाय 100। हु गेव द एम ए? 2 लोगों ने दिया था, जल्दी से बताओ, इट्स अ गुड क्विज फॉर यू गाइस। एम ए अपॉन सी ए बाय 100, हाय छवि, वेरी गुड, हाय बुलबुल, वेरी गुड, हाय दिव्या, वेरी गुड। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, हाँ जी, आईक्यू क्या कहते हैं? एल्फ्रेड बीने एंड थियोडर साइमन, पूरा नाम लिखना है, एल्फ्रेड बीने और थियोडर साइमन, बहुत बढ़िया, एल्फ्रेड बीने एंड थियोडर साइमन, इन दोनों के नाम पे ही वो साइमन बीने टेस्ट भी आया था, ठीक है। एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, क्या क्या आप लोगों को पता है? क्या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में क्या होता है? पहली बात तो कौन सी शेप का कर्व होता है बताओ? व्हाट इज द शेप? शेप बताओ जल्दी से एनपीसी की, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की। और फिर बताओ मेरे को मीन आईक्यू कितनी होती है, एवरेज आईक्यू की पॉपुलेशन कितनी होती है, बताओ। ये सब जो बता देगा सबसे पहले, मैं उसको अपनी तरफ से शाउट आउट दूंगा। बहुत सही, बेल शेप्ड होता है, सबको पता है, वेरी गुड, बेल शेप्ड होता है। क्या ये एक्सिस को टच करता है? 18 किड्स आर वाचिंग, वेरी गुड,
मीन आईक्यू 100 बता दिया आप लोगों ने, बेल शेप बता दी। एवरेज आईक्यू रेंज कितनी होती है, एक्यूरेट एवरेज आईक्यू रेंज बताओ, बताओ। एवरेज आईक्यू रेंज कितनी होती है, मतलब कितने से कितने वाली। 100 तो मीन आईक्यू होती है, 90 से 109, 90 से 109 एवरेज आईक्यू की आपकी वो होती है यार, ठीक है। एक और चीज, इट नेवर टचेज एक्सेस, इट नेवर टचेज एक्सेस, बहुत ही बढ़िया। 92 109 अब आया ना, बहुत सही, बहुत सही। चलो एक और चीज, बिलो 70 को क्या कहते हैं और अबव 130 को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। बिलो 70 को क्या कहते हैं और अबव 130 को क्या कहते हैं, जल्दी से। हाय प्रिया, प्रिया आपका हाय मैंने देखा था, टेंशन नॉट, काफी बार लिख चुके हो। बिलो 70 को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लिखते हैं, एब्सोल्युटली राइट। और अबव 130 को क्या लिखते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। दिव्या, डोंट राइट इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, ठीक है, डिसेबिलिटी। और नॉट वेरी सुपीरियर, अबव 130 इज गिफ्टेड बेटा। हाँ आप वो बोल सकते हो, पर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड इज द राइट वर्ड। इवन दो मैं समझ रहा हूँ आपने उस टेबल से याद कर रखा है, वेरी सुपीरियर, सुपीरियर, हाई, एवरेज, एवरेज, है ना। हाँ इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड, वेरी वेरी गुड। बिलो 70 के अंदर कौन सी हमारे पास वो होती है, स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस कहूँ या लेवल कहूँ, बताओ कौन से लेवल्स के नाम बताओ मेरे को, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लेवल्स के नाम बताओ, पली पली जल्दी से। अच्छी आप लोगों की रिवीजन हो रही है ये, इट्स अ गुड वे। MMPS, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये इसके साथ साथ ना हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज भी हो रहे हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता भी चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है भाई। हम्म, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ग्रेट गाइस, ग्रेट, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। टैलेंट वर्सेस गिफ्टेडनेस, आपको पता ही है, टैलेंट होता है एक्सेप्शनल स्किल इन वन सेक्टर या वन एबिलिटी, वहीं गिफ्टेडनेस क्या होती है, एक्सेप्शनली हाई जनरल एबिलिटी, ठीक है, बहुत सही। चलो अब एक ऐसा टॉपिक है जो मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा कि ये आएगा ही आएगा, हमेशा आता है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, दैट इज टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। कौन से कल्चर्स के अंदर टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस को सपोर्ट किया जाता है, कौन से कल्चर्स होते हैं। हाँ जी, रिमार्केबल एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड इज टैलेंट, बहुत सही, बहुत सही। वेस्टर्न कल्चर्स में होते हैं। नेम द कंट्रीज, नेम द कंट्रीज जिनके ऊपर हमारी एनसीईआरटी स्पेसिफिकली फोकस करती है। बताओ प्लीज, एक बार बता दो। ये नंदिता ने क्या पूछा है, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस बता दूं। अमेरिका एंड यूरोप, एग्जैक्टली, अमेरिका एंड यूरोप। तो बेसिकली देखो क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस पहले तो कोई प्रकार की इंटेलिजेंस नहीं है, दीज आर सम बिहेवियरल ट्रेट्स। क्या होते हैं ये, दीज आर सम बिहेवियरल ट्रेट्स विच आर encouraged by high technologically advanced societies in their चिल्ड्रन। भैया वो अपने बच्चों के अंदर ये कुछ बिहेवियरल वो चाहते हैं। कौन से टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस के वो बिहेवियर्स होते हैं, बताओ। एक होता है भैया जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, एक होता है स्पीड, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है। एक होता है मिनिमल मूव्स, और क्या होते हैं, जनरलाइजेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन हो गया। एशिया एंड अफ्रीका के अंदर थोड़ा ना किया जाता टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, वो तो वेस्टर्न कंट्रीज में टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकली वैसे ही हाई है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। जनरलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, मिनिमल मूव्स, स्पीड, मेंटल मैनिपुलेशन, बच्चे भूल गए हैं, वीक है आप लोगों का, प्लीज। मेंटल मैनिपुलेशन याद कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है 4 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 शायद आता नहीं आप लोगों का।
पूछा जा सकता है। प्लीज ध्यान से, ओके, रिवाइज दिस थोरली। कहाँ से करना है? चैप्टर का आपको दिख जाएगी वीडियो वाले सेक्शन में, चैप्टर 2 के अंदर मिल, सॉरी वीडियो वाले नहीं तो इसका लाइव लेक्चर किया था, तो लाइव वाले सेक्शन में जाना, आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, सब लोग को समझ आ गया? टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, करना जरूरी है। ठीक है जी। इंटेलिजेंस इन इंडियन व्यू, पहली बात तो इंडियन इंटेलिजेंस का नाम बता दो जल्दी से, जल्दी से इंडियन इंटेलिजेंस का नाम बता दो। इंडियन इंटेलिजेंस का नाम बता दो क्या होता है। अगर नाम बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा, इंपॉर्टेंट है इंडियन इंटेलिजेंस। ठीक है, और बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि गिवन बाय जेपी दास, जेपी दास ने बुद्धि का पूरा वो बताया था, वो इंपॉर्टेंट है। ओहो प्रिया, जल्दी जल्दी करवा दूं, बाकी भी पढ़ना है। ठीक है, जल्दी जल्दी करवाया, तो अभी आपकी रिवीजन करा रहा था यार, सॉरी, अभी मैं जल्दी कर लेता हूँ। इंडियन इंटेलिजेंस को इंटीग्रल इंटेलिजेंस कहते हैं। गाइज मैं जल्दी चलूँ या सही स्पीड है, पहले बता दो, बता दो यार, मैं तेज चलूँ या सही स्पीड है, बता दो, सबका वोट ले लेते हैं। सही है सर, प्रदीप सही है सर, सही स्पीड है। दीक्षिता कह रही है जल्दी करा दो। ठीक है भाई, और बताओ, बाकी लोग बताओ। सबका साथ सबका विकास, सही है सही है सही है, रिवाइज भी हो रहा है। एक काम करो प्रिया, इफ यू हैव सम वर्क टू डू अभी राइट नाउ, तो एक काम करो, तुम बाद में देख लेना ना वीडियो, जब वीडियो आएगी तो एक काम करना, उसको 1.5 पे देख लेना, दैट वुड बी गुड फॉर यू। देखो सबका भला हो जाए, इधर मेजोरिटी चाहती है कि मैं सेम स्पीड से चलूं, तो आई वुड बी विद सेम स्पीड। चैप्टर नंबर 1, क्रिएटिविटी टेस्ट वर्सेस इंटेलिजेंस टेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी खुद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्रिएटिविटी टेस्ट वर्सेस इंटेलिजेंस टेस्ट है, हमेशा आता है। क्या डिफरेंस होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन वर्सेस क्लोज एंडेड क्वेश्चन, नो राइट आंसर वर्सेस वन राइट आंसर, डाइवर्जेंट थिंकिंग वर्सेस कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है? अरे दीपांशु, मैं टॉन्ट वॉन्ट नहीं मार रहा यार, मैं सच बोल रहा हूँ, हद हो गई। टॉन्ट वॉन्ट कुछ नहीं मार रहा मैं, नहीं तो ये मत समझो टॉन्ट वॉन्ट मार रहा हूँ, कसम से। टॉन्ट मारने होते हैं तो मैं अलग से मार दो, बट बच्चे का वो सही है, जेन्युइन है, बच्चों को पढ़ना होता है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इट्स लाइक कि मैं खुद जानता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तेज चलूंगा ना तो पर्पस पूरा नहीं होगा। क्रिएटिविटी टेस्ट वर्सेस इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ा है सबने? हैं? अरे भैया प्रिया, तुम तो दिल पे ले गई बेटा, अब बार बार स्पैम करने से कुछ होगा थोड़ी ना। मेजोरिटी का व्यू तो हम ले चुके हैं, डेमोक्रेटिक है यार हम। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2, पर्सनल आइडेंटिटी वर्सेस सोशल आइडेंटिटी, और पर्सनल सेल्फ वर्सेस सोशल सेल्फ। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नियरली हर बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। क्या आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ रखा है? सोशल आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी वर्सेस सोशल सेल्फ एंड वो वाली सेल्फ, करा है क्या? करा है क्या? यस सर, नो सर, बता दो। करा है क्या? चलो, वेरी गुड। सेल्फ एज सब्जेक्ट, सेल्फ एज ऑब्जेक्ट इजी है, इतना आता है, देखो आता है, पर 2 नंबर में ही आएगा, छोटे नंबर में आएगा, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये। इधर देखते हैं, इसमें काफ़ी टॉपिक है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले बता देता हूँ। ठीक है, पर्सनल सेल्फ, सोशल सेल्फ वर्सेस पर्सनल सोशल आइडेंटिटी, सुपर इंपॉर्टेंट। भैया मैं ऐसे कहूँगा सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों सुपर इंपॉर्टेंट है? अरे भैया क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 12th, मैंने इस क्वेश्चन को गलत किया था हमारे प्री बोर्ड्स के अंदर। तो आई पर्सनली नो दिस इज अ टॉपिक जिसको हम ऊपर ऊपर से नजरअंदाज कर देते हैं। बुक देखो, हमारी बुक में क्लियरली डिफाइन कर रखा है हमने, वहां पे लिखा हुआ भी है कि डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, तीनों के बीच का डिफरेंस पता है कि नहीं पता? यस सर, नो सर करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ। अरे वाह, थैंक यू अदिति, थैंक यू सो मच, थैंक यू, कर रखा है। ये देखो, मैं तुम लोग अगर वो करो, ज्वाइन करो हमारे चैनल को, तो ये भी भेज सकते हो तुम, दैट्स सो कूल। बट मत करना, तुम्हारे ऊपर है, अप टू यू। ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, तीनों के डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेथड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा नहीं पूछा जाता। इंडिविजुअलिस्टिक वर्सेस कलेक्टिव कल्चर, दो चीजें आनी चाहिए। ये कौन सा कल्चर है बताओ? 1 कौन सा है और 2 कौन सा कल्चर है? बता दो, बस ये बता दो, और आपको समझ आ जाएगा और आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब मैं सही स्पीड से चल रहा हूँ भैया। इंडियन व्यू, पहले वाला इंडियन व्यू है, पहले वाला वेस्टर्न कल्चर है यार, और दूसरे वाला इंडियन या फिर कलेक्टिविस्टिक कल्चर है। यू मस्ट बी नोइंग दैट,
यू मस्ट बी नोइंग दैट। ठीक है, क्या बाउंड्रीज फिक्स्ड किस में होती हैं, है ना। हम कॉस्मोस की बात कर लेते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव में, कलेक्टिविस्टिक कल्चर में, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बनाने इंपॉर्टेंट है। कृपया करके प्रो टिप दे देता हूँ, प्रो टिप की अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक चीज याद रखो, जहां पे भी आप डायग्राम बना सकते हो, जहां पे भी आप ऐसे ऐसे करके आंसर लिख सकते हो ना, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये लिख दिए। ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये 3 होते हैं। ऐसे लिखा करो, क्योंकि टीचर को अच्छा दिखता है। आई स्टिल यूज इट, और मेरे बहुत अच्छे नंबर आते हैं अभी तक। लिटरली आई एम इन माई फाइनल सेमेस्टर, और मेरे आज ही मेरे को एग्जाम का मिला था, 40 में से कितने है मेरे, 39 आए। बताओ, 40 में से 40 आए एक में। तो भैया ये अच्छा आता है, इसी वजह से आता है। मैं बहुत कम लिखता हूँ, पर जो लिखता हूँ टीचर को समझ आता है। टाइप वर्सेस स्ट्रेट अप्रोच इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है टाइप वर्सेस स्ट्रेट अप्रोच का, तो कृपया करके मत छोड़ना। ठीक है, एनी 4 टाइप अप्रोच टू बी लर्न, देखो आपके ऊपर है। मैं तो कहूंगा कि सारी करो, पर टाइप अप्रोचेस में मिनिमम तो 4 होनी चाहिए कोई भी लिहाज। ठीक है, चलो इनमें से देखते हैं अब कौन सी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एच जे आइजेंक, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या थी एच जे आइजेंक की, तो बता सकते हैं मेरे को? हम्म, देखो टाइप थ्योरी ट्रेड थ्योरी क्या होती है। टाइप अप्रोच के अंदर क्या होता है, हम लोगों को ना क्लासिफाई करते हैं उनकी पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड पैटर्न्स, ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड पैटर्न्स इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। सिंपल सी बात है, एग्जांपल देता हूं। टाइप अप्रोच का मतलब क्या है, जैसे कि मैं कहूं ये वो लोग हैं जो ऐसी टाइप के जो बहुत ज्यादा कफ करते हैं। मैं कहूं ये मैंने एक अपने यहाँ से पर्सनालिटी बनाई, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा खांसी करते हैं, तो मैं उसमें किसको लूंगा, मैं सिंपली देखूंगा कौन कौन बंदा खांसी कर रहा है। जो हर बंदा खांसी करते हुए दिखा, मैंने उसको इस ग्रुप के अंदर लाके खड़ा कर दिया। मेरे अकॉर्डिंग इन सब की पर्सनालिटी सिमिलर है। ठीक है, ये टाइप अप्रोच है। ब्रॉड पैटर्न्स, बड़े बड़े पैटर्न जो दिख जाते हैं उन्हें उठा लेते हैं, इंसान को अंदर से नहीं समझते हम। ट्रेट अप्रोच के अंदर क्या है, हम इंडियन इंसान के बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी को समझते हैं, हर एक इंडिविजुअल ट्रेट को समझते हैं, पर्सन को समझते हैं हम इसमें। टाइप अप्रोच में वी ट्राई टू क्लासीफाई पीपल, एक बड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं, ये हर किसी में है कि नहीं, चलो ठीक है, चलो ठीक है, अगर है तो ठीक है। ठीक है, टाइप अप्रोच ट्रेट अप्रोच ऐसे होता है। हाँ जी, तो भैया एजाइजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशेबिलिटी, एंड न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, सुपर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है। 5 फैक्टर मॉडल के और क्या नाम होते हैं? ओशन मॉडल। क्वेश्चन ये है मेरा आपसे, ओशन मॉडल के किसने दिया था? 2 लोगों ने दिया था। किसने दिया था बताओ? बहुत बढ़िया, आप लोगों को पता है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड दीक्षिता, वेरी गुड पलक, वेरी गुड आरुषि, वेरी गुड दीपांशु। पॉल कोस्टा, और दूसरा एक ही क्यों याद कर रखा है, दूसरा भी तो बताओ। पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे। आई शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे, बहुत इंपॉर्टेंट। ओशन मॉडल के 5 याद हैं आपको? ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंसेस, सी से कंसाइंटियसनेस, ई से एक्स्ट्रावर्जन, ए से क्या होता है बताओ? एन से न्यूरोटिसिज्म, ए से क्या होता है बताओ? ए से क्या होता है? असर्टिवनेस होता है या क्या होता है? अग्रेसिव, अग्रीएबलनेस, वेरी गुड, वेरी गुड। अग्रीएबलनेस, अग्रीएबलनेस का मतलब क्या होता है? एक इंसान लोगों की बातों पे कितना अग्री कर रहा है। ठीक है, अब आती है सिगमंड फ्रॉइड की बात। पूरा सिगमंड फ्रॉइड इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कभी छोड़ने को बोलूंगा ही नहीं। कोई बुद्धू ही सिगमंड फ्रॉइड को छोड़ेगा, कोई बुद्धू ही सिगमंड फ्रॉइड को छोड़ेगा। बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड के 3 चीजें हैं। ठीक है, 3 थिंग्स हैं सिगमंड फ्रॉइड के अंदर। क्या 3 चीजें हैं? नंबर 1, इड ईगो सुपर ईगो। क्या आप लोगों को इड ईगो सुपर ईगो क्लियर है? यस या नो? अगर है तो बहुत बढ़िया। नंबर 2, 5 फैक्टर्स, नहीं 5 स्टेजेस। कौन सी 5 स्टेजेस होती है? ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, बहुत बढ़िया। तीसरी चीज, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके, क्या है क्या है क्या है बताओ? ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। बस इतना भी कर गए ना तो आपने सारा का सारा तो सिगमंड फ्रॉइड ऐसे ही कर लिया, आपने कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट की चीजें बता देता हूं अगर आपको करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म्स के ऊपर केस स्टडीज भर भर के आती हैं, स्पेशली डिनाइल के ऊपर। सर एक बार रिवाइज करा दो इड ईगो सुपर ईगो। देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है श्रेया, मैं चाह के भी अभी रिवाइज नहीं करा सकता, ये वीडियो हो जाएगी 2-3 घंटे की जेन्युइनली। इफ यू वांट अ रिवीजन आई वुड हाईली सजेस्ट आप एक बार ना यार वाली वीडियो जाकर देख लो। मैं दिल से कराना चाहता हूँ, मैं अभी सारा कुछ उगल दूँ, ऊपर ऊपर चला जाता हूँ। इड क्या होती है, सबसे अनकॉन्शियस लेवल होता है, इसके अंदर हमारी क्या होती है, अग्रेसिव इंपल्सेस, सेक्सुअल इंपल्सेस, ठीक है जी। इड के अंदर सेक्सुअल एग्रेसिव इंपल्सेस होती हैं। हमारा कौन से प्लेजर प्रिंसिपल पे इड काम करता है, यानी इंसान ऑलवेज वांट प्लेजर, डज नॉट वांट पेन। सिंपल सी बात है, इट डज नॉट केयर अबाउट अदर्स, इट डज नॉट केयर अबाउट सोसाइटी, जो उसे चाहिए वो लेके रहेगा। नंबर 2 आता है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो इज द मोरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग। हमारे इंसान की मोरल ब्रांच ऑफ पर्सनालिटी को हम सुपर ईगो कहते हैं। एक इंसान के किसी भी कार्य को गवर्न करना कि क्या ये मोरली एथिकली राइट है या रॉन्ग है, सुपर ईगो का काम होता है, ठीक है। सुपर ईगो हमारे इड ईगो को बोलता है कि इड की जो नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करो इन अकॉर्डिंग्स टू द रियलिटी, इन अकॉर्डिंग्स टू द मेरे मोरालिटी के प्रिंसिपल्स, ठीक है। फाइनली आता है ईगो। और अच्छा, सुपर ईगो के अंदर बहुत अच्छी लाइन है, सुपर ईगो इंटरनलाइजेस द पेरेंटल अथॉरिटी विद द प्रोसेस ऑफ, क्या किसी को पता है, सुपर ईगो इंटरनलाइजेस द प्रोसेस ऑफ, बताओ। सुपर ईगो इंटरनलाइजेस द प्रोसेस ऑफ पेरेंटल अथॉरिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। क्या मतलब है इसका, बचपन में माँ बाप बोलते हैं कि आइसक्रीम लेना गलत बात है, ठीक है, परंतु बड़े होके हमारी ये सुपर ईगो सिखाती है। सुपर ईगो कैसे पता चलता है, सोसाइटी से, जब देखा किसी का वॉलेट चुराया तो इंसान को थप्पड़ पड़े, समझ आया गलत चीज है। फिर आता है हमारा ईगो। ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका काम क्या है, सुपर ईगो की बात सुन, इड की नीड्स को सेटिस्फाई करना इन अकॉर्डिंग्स टू द गवर्नेंस बाय द सुपर ईगो। आई होप इट इज करेक्ट। थैंक यू रुतवी, ऐसे यार आप लोग बोलते रहते हो ना तो अच्छा लगता है गाइस, थैंक यू, दिल से अच्छा लगता है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यही तो बस, इन चीज़ों के लिए तो यार यूट्यूब पे लाइव जा रहे हैं, और किस लिए जा रहे हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बता दो, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, हमारे पोस्ट फ्रोडियंस। पोस्ट फ्रोडियंस का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी से बता दो। पोस्ट फ्रॉइडियंस का दूसरा नाम क्या होता है, वैसे तो देखो सारे याद इंपॉर्टेंट है, और कल मैंने अपने जो क्लास 12th के क्रैश कोर्स वाले बच्चे थे उनकी एक लाइव क्लास भी ली थी, उन्हें मैंने समझाया भी था याद कैसे करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कार्ल युंग और कैरन हॉर्नी है, डज नॉट मीन बाकी लोग नहीं आएंगे। भैया आज ही एग्जाम दे के आई हूँ, इसकी जरूरत कल थी मुझे, पर अच्छा एग्जाम गया। अरे भैया 5 तारीख को ये ना बोर्ड एग्जाम, क्या बता आपका दूसरा न्यू एनालिटिक्स, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जल्दी से बता देता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ सबके बारे में, न्यू एनालिटिक्स के बारे में। देखो न्यू एनालिटिक्स, नियो फ्रॉइडियंस, नियो फ्रॉइडियंस, पोस्ट फ्रॉइडियंस, ये नियो एनालिटिक्स किसने लिखा भैया, अच्छा नियो एनालिटिकल, ठीक है नियो एनालिटिकल, ठीक है, नियो एनालिटिक्स मत बोलो, ठीक है। नियो फ्रॉइडियंस में देखो सबसे पहले आता है कार्ल युंग। कार्ल युंग को याद करने का सिंपल सी बात है, कार्ल युंग था सिगमंड फ्रॉइड का चेला। तो इसने दो काम करे, पहली बात तो सिमिलर काम टू सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस दिया था, इसने क्या दिया हमें, कौन सी अनकॉन्शियस दी, जल्दी से बताओ, कलेक्टिव अनकॉन्शियस दी इसने, इसने दी हमें कलेक्टिव अनकॉन्शियस दी। कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर उसने क्या बोला, हम सब के अंदर आर्केटाइप्स होते हैं, यानी ये कुछ मेंटल इमेजेस होती हैं जो हर प्रोसेस हर कल्चर के अंदर होती हैं। इसको मैं डिटेल में नहीं समझा रहा, जाके रिवाइज करना। दूसरी चीज कार्ल युंग ने इसके ऑपोजिट किया, उसने बोला था कि सेक्स एंड एग्रेशन सबसे ज्यादा बड़ी चीज होती है। इसने बोला, क्या बोला, पर्सन की मोटिवेशन है ना, पर्सन की इंटरनल डिजायर्स, ये सब इंसान के बिहेवियर को उतना ही गवर्न करती हैं जितना हमारी सेक्सुअल एंड अग्रेसिव इंपल्सेस। ये दो बातें कार्ल युंग की मेन है, ये दो बातें कार्ल युंग की मेन है गाइस, ठीक है। समझ आया, यस सर नो सर, जल्दी से बता दो, समझ आया। अगला देखते हैं कैरन हॉर्ने। कैरन हॉर्ने कौन थी, मेल थी फीमेल थी भैया? कैरन हॉर्ने खुद एक फीमेल थी, तो इनका मोस्ट ऑफ द काम था फीमेल पे। इन्होंने क्या बोला, पहली बात तो फीमेल जो है वो इतना ज्यादा बायोलॉजिकल से नहीं होती फैक्टर से अफेक्ट, जितना ज्यादा वो सोशल सोशियो कल्चरल अफेक्ट फैक्टर से अफेक्ट होती है। ये है ना भाई, है ना भाई, सही बात है, ये बात बोली थी उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली, बच्चे के साथ अगर बचपन में माता पिता गलत काम करते हैं, गलत बिहेव करते हैं, तो एक क्या हो जाती है इनके अंदर, सेंस ऑफ बेसिक एंजाइटी फॉर्म हो जाती है। एक सेंस ऑफ बेसिक एंजाइटी हो जाती है, बस यही चीज है, यही चीज है, ठीक है। ये एक सेंस ऑफ
बेसिक एंग्जाइटी बन जाती है, फीमेल के अंदर आइसोलेशन हो जाती है। बहुत सही, बहुत सही। इसी के ऊपर इन्होंने पूरी बात करी है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। दो चीजें कैरन हॉर्ने की। अगला नाम कौन है? अगला नाम कौन है? एरिक एरिक्सन की बात करते हैं, आखिर में लिखा हमने। एरिक एरिक्सन ने खुद ने क्लास 11 के अंदर पढ़ी होगी, डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। तो पहली बात तो इन्होंने एडोलेसेंस की बात करी। एडोलेसेंस के अंदर एक इन्होंने क्या बात करी बताओ? एडोलेसेंस के अंदर इन्होंने क्या बात करी बताओ? व्हाट डिड ही टॉक अबाउट? जल्दी से। 23 व्यूअर्स आर वाचिंग, लाइक्स करो यार जिन्होंने लाइक नहीं किया। बताओ। हाय वरद, हाय, और कौन है? बाकी तो अपने बच्चे। हम्म What did Eric Erikson said? Development is a lifelong process. Very good, very good. यही मैं सुनना चाहता था। आइडेंटिटी क्राइसिस। बट एडोलेसेंस के टाइम पे क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस है, सबसे बड़ा काम है। सबसे बड़ा काम है एरिक एरिक्सन का। अब दो लोग आते हैं, एरिक फ्रॉम एंड एल्फ्रेड एडलर। एल्फ्रेड एडलर, ए फॉर एल्फ्रेड, ए फॉर एनालिटिकल, और सॉरी, अच्छा ये बताओ, इंडिविजुअल साइकोलॉजी किसने दी थी? इंडिविजुअल साइकोलॉजी किसने दी थी? और एनालिटिकल साइकोलॉजी किसने दी थी? बताओ। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। इंडिविजुअल साइकोलॉजी किसने दी? एल्फ्रेड एडलर ने दी। तो भैया एल्फ्रेड एडलर ने क्या दी? इंडिविजुअल साइकोलॉजी दी। और दूसरी चीज उन्होंने क्या करी थी बताओ? इनका और सबसे बड़ा काम क्या है? इन्फी इन्फी आई से इंडिविजुअल, दूसरा क्या किया इन्होंने? अच्छा, ओके वैष्णवी, दैट्स ग्रेट। एनालिटिकल साइकोलॉजी कार्ल यूंग की थी, बहुत सही, मोस्टली परफेक्ट। मोस्टली परफेक्ट। अच्छा जी, बताओ बताओ बताओ। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे याद रखेंगे? अल्फ्रेड एडलर में आई आता है, आई से इंडिविजुअल साइकोलॉजी, आई से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अरे यार, इससे इजी क्या होगा? इससे इजी क्या होगा? कैरन हॉर्ने फीमेल थी, फीमेल के ऊपर काम किया। कार्ल यूंग चेला था, एक बात सिमिलर करी, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, एक बात करी ऑपोजिट। दूसरी बात आती है एरिक एरिक्सन, वो तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, तो डेवलपमेंट की बात करी। पर्सनल फेबल इमेजिनरी ऑडियंस क्लास 11 का याद हो, इन्होंने ही दिया था, तो इन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करी। फिर आया हमारा एरिक फ्रॉम, अब आया एल्फ्रेड एडलर, आई से इंडिविजुअल साइकोलॉजी, आई से आइडेंटिटी क्राइसिस। अब आता है एरिक फ्रॉम, 2 मिनट में समझा देता हूं। अरे एरिक फ्रॉम बड़ी बड़ी बातें करता था। क्या करता था एरिक फ्रॉम? बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, ऐसी बातें करते थे। तो भैया बड़ी बड़ी बातों में क्या होता है? इंडिविजुअल डिजायर फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस, ये सारी बातों की बात करी थी उन्होंने। ये हमारी साइकी को गवर्न करती हैं, इंसान की डिजायर फॉर फ्रीडम, पीस, जस्टिस, विल, ये सब इंसान को, बड़ी बड़ी बातें किसने करी थी? है ना, एक नंबर का फैक्ट था एरिक फ्रॉम। बहुत सही, बहुत सही। सोशल बीइंग की बात करी थी, वेरी गुड बुलबुल, बहुत सही, बहुत सही। एकदम सही बात कही, सही था। याद हो गया? पांचों के पांचों याद हो गए? मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, याद हो गया क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से। समय की थोड़ी सीमा है यार, हमें बाकी के चैप्टर्स भी देखने, तो जल्दी से बताओ। यस सर, यस सर, बहुत सही। ठीक है, सोशल बीइंग की बात करें, डिजायर फॉर फ्रीडम जस्टिस बाय एरिक फ्रॉम, बहुत सही। सही है गाइस, सही है। बच्चे 20 हैं तो आप लोग ढीले क्यों पड़ गए? अच्छा, नोट कर रहे हो तो दैट्स गुड। हम्म आगे चलते हैं। ऑल थ्री अप्रोचेस का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 अप्रोचेस होती हैं हमारी, कौन सी होती हैं बताओ? कौन सी होती हैं? पर्सनालिटी की 3 डिफरेंट अप्रोचेस कौन सी है? किसी को पता है? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। यस, अमेजिंग यू आर। अरे शर्म आ रही है मेरे को गाइस। ह्यूमनिस्टिक, बिहेवियरल, साइकोडा, कल्चरल कहाँ से आ गया? कौन सी होती है? कल्चरल भी होती है, हाँ हाँ हाँ, कल्चरल होती है। ओ यस, मैं खुद भूल गया। कल्चरल, जिसके अंदर हमने कल्चर की बात करी थी। कल्चर के अंदर वो एक बच्चा जो आदिवासी समाज का है और एक बच्चा जो एग्रीकल्चरल समाज का है, समझ आ गया। बिहेवियरल, याद आ गया। ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल एडजस्टेड, पुअरली एडजस्टेड इंडिविजुअल। किसने दिया था इसका कॉन्सेप्ट? दो मिनट में बताएंगे। है बुक में सर? हाँ है भाई, गलती होती है इंसान से यार, मैं बिना पढ़े ही आ गया। चलो बताओ। कार्ल रॉजर्स ने दिया था। और पूरी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किसने दी थी? दोनों ने दी थी। तो भैया अगर आपसे मैं पूछूं, कार्ल रॉजर्स ने वेल एडजस्टेड दिया था,
ये वेल एडजस्टेड है या ये वेल एडजस्टेड है? वन वेल एडजस्टेड है या टू वेल एडजस्टेड है? बताओ जल्दी से। और कार्ल रॉजर्स अब्राहम मास्लो दोनों ने मिलकर ह्यूमनिस्टिक दिया था। नीचे वाला, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये दो सर्कल्स के अंदर कौन सी वो होती है, कौन सी सेल्फ होती है? डैश सेल्फ और डैश सेल्फ। कौन सी सेल्फ होती है? नाम बता दो, नाम बता दो, कौन सी सेल्फ होती है? रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग। क्या बात है, ऐसे पढ़ाने में मज़ा भी आता है गाइस। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं आईपीएल से इधर, जहाँ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आई होप आप लोग कल के परसों के पेपर में छक्के मार के आए, बहुत सारे चौके छक्के और जो भी होता है यही होता है वैसे तो। हाँ जी, सोशल डिजायरेबिलिटी एंड एक्वेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे आता है ये? बिहेवियरल के अंदर। अच्छा, अब आते हैं हम पर्सनैलिटी के मेजर करने के तरीकों में। बिहेवियरल रेटिंग इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं? अरे यार सिंपल सी बात है, अनकॉन्शियस को मैं टेस्ट तो कर नहीं सकता है बंदे से पूछ के, तो मैं ऐसी एम्बिगुअस इमेजेस वगैरह बनाता हूँ, एम्बिगुअस टेस्ट आइटम बनाता हूँ जो कि अनकॉन्शियस को पता ही ना चले मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ और वो रिस्पॉन्ड कर दे। इसकी दिक्कत क्या होती है? टाइम टेकिंग होता है, कॉस्टली होता है। सिर्फ और सिर्फ जो लोग वो होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, हाईली ट्रेंड, वही कर सकते हैं। सब्जेक्टिविटी आ जाती है, ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है। कौन से होते हैं? नंबर 1 रॉर्चाच, रोशाच इंक ब्लॉट टेस्ट किसने दिया था? हरमन रोशाच ने दिया था। दूसरा टीएटी, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट बाय मॉर्गन एंड मरे। बहुत बढ़िया, मरे नहीं, MURRAY। और क्या था? रोजनज्वीग्स, रोजनज्वीग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद आते हैं सेंटेंस कंप्लीशन, और पांचवा आता है ड्रॉ अ मैन टेस्ट। अगर ड्रॉ पर्सन, ड्रॉ मैन नहीं, ड्रॉ पर्सन टेस्ट। अगर ड्रॉ मैन बोलूंगा तो प्रमीला पाठक का है, ड्रॉ पर्सन टेस्ट एक अकेला है। सेंटेंस कंप्लीशन में आई एम डैश, आई एम प्राउड ऑफ डैश, माई फादर इज डैश, वो सारे के सारे वही लिखने जो टेस्ट आइटम एनसीईआरटी में लिखे हैं। अपनी तरफ से कुछ भी सेंटेंस नहीं बना देना। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बहुत सही, बहुत सही, सही है, सही जा रहे हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कर लिया हमने। और क्या करना था? MPI, MMPI है। MMPI की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉडलेस मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। बहुत सही। अच्छा जी, और क्या है? और क्या है? और क्या है हमारे पास? जल्दी से बताओ, इसके जैसे और क्या है? 16 PFQ, 16 PFQ आ जाता है। अच्छा, मिनेसोटा, वो तो मॉडलेस बोल रहा हूँ मैं। आइजेंग, सॉरी सॉरी, MMPI दूसरा एक और होता है। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, सही है, सॉरी गाइस। 16 PFQ, EPQ, आइजेंक्स पर्सनालिटी क्वेश्चनियर, किसके ऊपर काम करता है? उन तीनों के ऊपर काम करता है जो आइजेंक ने दिया था, उन्हीं तीनों पे काम करता है। भैया मेरा वाईफाई गया, ओहो कोई गल नहीं यार, कोई गल नहीं। 16 PFQ कर लिया हमने, बहुत सही, सही है भाई, सब कुछ तो समझ आ गया हमें। अब प्रॉब्लम्स क्या होती है? सोशल डिजायरेबिलिटी, एक्वेशन। सोशल डिजायरेबिलिटी क्या होती है? जब बंदा ऐसा रिस्पॉन्ड करे जो आपको, सामने वाले को लग रहा है कि सामने वाले को ये रिस्पॉन्स चाहिए। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, डू यू लाइक योर मम्मी पापा? आप मम्मी पापा के साथ बैठे तो ऑब्वियसली तुम टिक करोगे, है ना। दूसरी चीज एक्वेशंस, बिना देखे अंधों की तरह टिक 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 कर रहे हैं, यस 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 यस, बिना टेस्ट आइटम्स देखे, दिक्कत होती है। ठीक है, चलो, बायसेस ऑफ बिहेवियरल एनालिसिस हमने कर लिया। ठीक है, क्लियर है? चैप्टर नंबर 2 के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से समझ आ गए सबको? एक बार वो भेज दो, एक बार ये भेज दो, थम्स अप भेज दो गाइस। क्या यहाँ पे है क्या थम्स अप? इमोजीज में थम्स अप जरूर होगा। सर बायसेस, हाँ हाँ हो तो गए। और कौन से होते हैं? हेलो इफेक्ट वगैरह पूछ रहे हो? सही है, लारी स्टाइल, अरे वाह क्या बात है। कौन से बायसेस होते हैं भाई? मैं तो भूल गया, मैं जेन्युइनली भूल गया। बताओ मेरे को, रिवाइज कराओ, विच बायसेस आर देयर, बताओ। एक होता है जिसमें होता है कि जो बंदा पहले पढ़ता है वही आता है, दूसरा जो एंड में बताया गया है वो आता है, फिर आता है एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस, एक है मिडिल कैटेगरी बायस, एक है आपका हेलो इफेक्ट, है ना। हाँ जी, बस एक होता है आपका एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस। मेरे को अपना दोस्त बहुत पसंद है, मतलब हम मित्र हैं, मैंने आपको 1 2 3 4 5 दिया, मैंने आपसे पूछा आपका दोस्त बहुत अच्छा इंसान है, 5। क्या वो कभी भी कोई गलत काम करता है? 1 नहीं करता। क्या? कभी नहीं करता, है ना। क्या वो सबकी हेल्प करता है? 5। क्या आपको बहुत अच्छा लगता है? 5। क्या वो सबसे बुरा इंसान है? नो। ये क्या है? एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज है।
ठीक है। मिडिल कैटेगरी बायस क्या होता है? अरे भैया सिंपल सी बात है, मेरे को सामने वाला बंदा पता ही नहीं है, तो मैं उससे पूछूंगा आपको कितना अच्छा लगता है, मैं कहूंगा हाँ 3। मैं उससे पूछूं कि अच्छा ये बताओ कि आपको कैसा लगता है, इसकी पर्सनालिटी कैसी है, मैं कहूंगा 3, 3, 2, 4। ये बीच में मिडिल कैटेगरी में रहना। आखिरी होता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का नाम, दूसरा नाम क्या होता है? नो इट ऑल इफेक्ट। बेसिकली हेलो इफेक्ट क्या होता है यार? एक बंदे की एक चीज उसकी पूरी की पूरी चीजों को गवर्न कर दे, उसका एक बिहेवियरल ट्रेट बाकी चीजों को गवर्न कर दे। जैसे कि सपोज मेरे को मेरा दोस्त बहुत पसंद है ना, लेकिन सडनली क्या हुआ ना, उसने, मैं एक टेस्ट लेने वाला था, टेस्ट से पहले मेरे उसकी एक बहुत गंदी लड़ाई हो गई और हम एकदम दुश्मन टाइप बन गए। एक बहुत गंदी लड़ाई हो गई। तो हेलो होता है जब भगवानों के पीछे ऐसे ऐसे आता है, राइट। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा ना, आप सब में उसमें ये नेगेटिव नेगेटिव करोगे। क्यों? क्योंकि उसका एक ट्रेट जो लड़ाई हो गई थी वो आपका पूरा का पूरा बेसिस ऑफ बिहेवियरल रेटिंग में आ जाता है। ठीक है। नॉमिनेशन वगैरह ढंग से पढ़ना, इंटरव्यू मेथड ढंग से पढ़ना। चलो भाई, चैप्टर नंबर 2 हो गया, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। हेलो इफेक्ट, क्या बात है, 23 बच्चे 20 बच्चों ने लाइक किया, 3 कौन है? जल्दी से कर दो। चैप्टर नंबर 3 इजी चैप्टर है, इजी पीजी है। यूज स्ट्रेस डिस्ट्रेस्ड आता है यार, 1 नंबर में 2 नंबर में आ जाता है, इजी शिट है। ठीक है जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूं। अब देखो 2-3 चीजें ये आपको पढ़नी है। मैं आपको टोटल थ्योरीज बता दूं। एक तो अप्रेजल थ्योरी। किसने दिया अप्रेजल थ्योरी? कोई मेरे को बता सकता है? कौन है जिसने अप्रेजल थ्योरी दिया गाइस? बताओ कौन है वो, कौन है वो? लैजरस एंड हिज कलीग्स। बहुत सही, अप्रेजल थ्योरी। दूसरा जीएएस, मुझे बहुत ज्यादा गैस हो रही है, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम हो रहा है। जीएएस किसने दिया था? हमारे फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च ने। कौन है हमारे फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च? क्या बात है, हैंस सेल्ये साहब है। बहुत सही। हैंस सेल्ये की स्पेलिंग सही लिखेंगे, जो बाकी लोग करके ऐसे एकदम सही लिख रहे हैं। बहुत सही, ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। क्या बात है, 23 लाइक 23 व्यूअर, ओहो 24 व्यूअर्स हो गए। अब जो नया बच्चा है उसे लाइक करना पड़ेगा, है ना। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी बैलेंस्ड। वेरी गुड, ऐसा ना छोड़ के चले जाए। ठीक है। तीसरी चीज है आपकी कोपिंग मैकेनिज्म्स। कोपिंग मैकेनिज्म की आपको 2 थ्योरीज दे रखी हैं। एक दे रखी है और दूसरी दे रखी है। कौन सी दे रखी है बताओ? कौन सी दे रखी है बताओ? 2 कोपिंग मैकेनिज्म की है। अप्रेजल थ्योरी अभी बता दो दिव्या। एक है लाजरस एंड फोकमैन वाली, और दूसरी कौन सी है? एडलर एंड पार्कर की, है ना। एंडलर होता है, ENDLER होता है ना, एंडलर होता है। एंडलर और पार्कर की, और लाजरस एंड फोकमैन की। सिंपल सी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पता चल गया, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल डाला, 90% चैप्टर आपका हो गया। ठीक है। एक दो टॉपिक और बता देता हूं। हार्डीनेस, हार्डीनेस पे सबसे पहली बात किसने करी है? कोबासा ने करी है। हार्डीनेस के 3 C's होते हैं, कमिटमेंट, कंट्रोल, चैलेंज। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं किसी और की नहीं सुनता। उसके बाद स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो, टाइम मैनेजमेंट, असर्टिवनेस, इजी पीजी स्टफ है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूँ, कहाँ था वो, क्या था वो? बर्नआउट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सोशल प्रेशर वर्सेस सोशल स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है। फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट स्टफ है। एक चीज मैं भूल रहा हूँ, क्या था वो? टाइप्स ऑफ सपोज है, स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी हो गई, कमिटमेंट, कंट्रोल, चैलेंज हो गया। रिलैक्सेशन टेक्निक में बायो फीडबैक, बायो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये छोड़ के नहीं जाना। 3 स्टेजेस ऑफ बायो फीडबैक होनी चाहिए। पहले हम बंदे को अवेयर करते हैं, दूसरे में हम उसे रिलैक्स करना सिखाते हैं, साइलेंट प्लेस। थर्ड में हम उसे बताते हैं कि कैसे अब रिलैक्सेशन जो उसने साइलेंट प्लेस में सीखी थी वो बाहर की दुनिया में यूटिलाइज कर सके। क्या बात है? ठीक है भाई, ठीक है, समझ आ गया। मेनली बस यही करना है सर। अगर टाइम मैनेजमेंट, असर्टेनेस वगैरह हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो मार्क्स फॉर श्योर मिलेंगे, बिकॉज दीज आर ऊपर ऊपर की चीजें। जैसे कि लाइफ स्किल्स है, लाइफ स्किल्स के बारे में आपकी किताब कुछ नहीं बोलती, पर एट द एंड लाइफ स्किल क्या है? बेसिकली वॉट एवर यू डू, राइट। आप कुकिंग हो वो लाइफ स्किल है, कपड़े धोना लाइफ स्किल है, एवरीथिंग इज लाइफ स्किल, है ना भाई। अच्छा, हार्डीनेस को मैं वो करूं रिपीट। हार्डीनेस इज बेसिकली अ स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी। ऐसा इंसान जिसके जीवन में स्ट्रेस बहुत होता है लेकिन स्टिल उसकी बॉडी स्ट्रेस रिलेटेड आपको सिम्टम्स नहीं दिखा रही। जैसा कि मोदी जी, बंदे को इतना स्ट्रेस है यार, लेकिन तब भी बॉडी स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं दिखा रही, राइट। बस यही है।
तो ये चीज़ आ गई। ठीक है जी। ये हार्डीनेस होती है, कोबासा ने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो फीडबैक एक्सप्लेन कर दो, अभी तो किया था कि बेसिकली बायो फीडबैक के अंदर क्या होता है, जैसे सपोज मैं एक इंसान हूं, मेरे को बहुत स्ट्रेस होता है, ठीक है। किस बात का सर, मोदी जी को है स्ट्रेस? अरे पूरा देश चलाने का स्ट्रेस होता है। पूरा अप्रेजल थ्योरी बता दो दिव्या, 2 मिनट रुको गाइस, 2 मिनट रुको। बायो फीडबैक में क्या होता है यार, सिंपल सी बात है, हम इंसान हैं, मेरे को स्ट्रेस की वजह से हार्ट बीट बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है। मैंने क्या किया, सामने एक कंप्यूटर लगा दिया जिसमें मेरी बीपी सामने दिख रहा है, मेरा स्ट्रेस, मेरा स्वेट लेवल, गैल्वेनिक स्किन स्केल ऐसे कुछ होता है, वो भी GSR, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, ये भी मैंने सामने दिखा दिया। तो मेरे को सामने टू 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 दिख रहा है। अब जब मेरे को स्ट्रेस हो रखा है तो मेरी टू 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 इतनी तेज 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 चल रहा है। मैंने देख लिया कि मेरी बॉडी में ये इस समय चल रहा है, ये क्या अवेयरनेस है। स्टेज नंबर 1, वी मेक द पर्सन अवेयर अबाउट देयर करंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। स्टेज नंबर 2, अब मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या कहूंगा कि देखो आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, आपकी स्ट्रेस ऐसे दिख रहा है बॉडी में, गलत चीज है, लेट मी शो यू हाउ टू फिक्स इट। तो मैं क्या कराऊंगा, रिलैक्सेशन टेक्निक करा दूंगा। रिलैक्सेशन टेक्निक कैसे करते हैं, वो बॉडी के अलग अलग कोनों से शुरू करते हैं, एकदम रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, रिलैक्स करा दिया, शांत प्लेस में बंदा रिलैक्स कर दिया। अब वो सामने का जो ग्राफ है टू 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 क्या हुआ, नॉर्मल हो गया। क्या हुआ, नॉर्मल हो गया जी। अब ये सेकंड चीज हो गई। और फाइनल स्टेज में क्या होगा, जो उसने यहाँ पे सीखा वो चीज उसने पूरी की पूरी रियल लाइफ में लगा ली। ये हो गया आपका बायो फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर है, बायो फीडबैक मैकेनिज्म क्लियर है। रेजिलियंस एंड हेल्थ इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ जी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस का फिजियोलॉजिकल वाला जो है एंटीरियर पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, चलो अप्रेजल थ्योरी बता देता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, फर्स्ट होती है प्राइमरी अप्रेजल, सेकेंडरी अप्रेजल। अरे भैया जब आप प्राइमरी, एक सेकंड यहाँ लिख दे, तो थोड़ी सफाई करते हैं। जल्दी जल्दी करना है यार, काफी टाइम ले रहे हैं हम। इट्स 9:03 ऑलरेडी, 45 मिनट्स प्लस हो चुके हैं। लेट मी सी कितनी देर से लाइव हूँ मैं। 48 मिनट्स लाइव हो चुके हैं, बट यू गाइज आर देयर, वेरी गुड। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कर ही रहे हम। क्या बता रहा था मैं, अप्रेजल। अप्रेजल थ्योरी में देखो आप करते सबसे पहले प्राइमरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल के अंदर पहली बात तो आप देखते हो कोई भी सिचुएशन या तो वो पॉजिटिव है यानी आपको फायदे में है, या वो न्यूट्रल है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या वो नेगेटिव है। ठीक है भाई। अब ऑब्वियसली इन दोनों में तो स्ट्रेस होगा ही नहीं, स्ट्रेस इसमें होगा। पर इसमें अभी भी आपको 3 प्रकार से कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो, आप हार्म की तरीके से देख सकते हो। हार्म ऐसा, आप ऐसी चीजों का इवैल्यूएट करते हो जो हार्म पहले ही हो चुका है, जो डैमेज पहले हो चुका है। जैसे बाढ़ आई थी, उसने हार्म किया, चीजें हो चुकी हैं, अब आप उसको असेस कर रहे हो। थ्रेट, पॉसिबल फ्यूचर थ्रेट, मैम आएंगी तो थप्पड़ मारेंगी, दैट्स अ थ्रेट, होगा। फिर आता है चैलेंज। चैलेंज बेसिकली दोनों ही चीजें होती है, पर एक बड़ा पॉजिटिव, एक बड़ा कॉन्फिडेंट अप्रोच होती है कि चैलेंज का मतलब क्या, आई कैन डू इट, आई जस्ट हैव टू डू इट, आई कैन डू इट, आई जस्ट हैव टू डू इट। इन तीनों के केसेस में आपको स्ट्रेस तो होगा ही होगा। ठीक है, अब आपको स्ट्रेस हो रहा है, अब आप करते हो सेकेंडरी अप्रेजल। ये सेकेंडरी क्या है, सेकेंड डिग्री टाइप लिख देते हैं, साइंस में हम ऐसे लिखते थे। सेकेंडरी अप्रेजल के अंदर आप क्या करते हो, आप अपनी खुद के रिसोर्सेज और एबिलिटीज को असेस करते हो गाइस, और देखते हो क्या आपके पास उतनी रिसोर्स और एबिलिटी है सामने खड़े स्ट्रेस से लड़ने के लिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज और एबिलिटी नहीं है तो आपको स्ट्रेस होगा, और अगर लिखी आपके पास रिसोर्स एबिलिटी है तो स्ट्रेस नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंटली कार्य कर लोगे। ठीक है, ठीक है भाई, समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, तो हमने चैप्टर नंबर 3 भी अच्छे से देख लिया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर पे। ये चैप्टर ऐसा है, इसमें कुछ भी आ सकता है, इसमें कुछ भी आ सकता है। हाय जैस्मिन, हाउ आर यू? ठीक है, चैप्टर नंबर 4 मैं आपको कभी छोड़ने को नहीं कहूंगा, डू नॉट लीव। एंड आई नो दिस इज द हार्डेस्ट चैप्टर, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके ऊपर से ही 99% टाइम्स की स्टडीज आती ही हैं, इसी पे से आएंगे और चैप्टर 5 से आएंगे, और कहां से उठाएंगे यार। हद से ज्यादा ग्रुप वगैरह की बात कर लेंगे, हद से ज्यादा चैप्टर 6 की बात कर लेंगे, 1 और 2 से कहां उठा लेंगे, है कि नहीं। चैप्टर नंबर 4 बिल्कुल नहीं छोड़ना। स्टिल किसी को समझ ना आए कि क्या पढ़ के जाऊं, तो मैं बता देता हूं मिनिमम चीजें क्या पढ़नी है, मैं आपको मिनिमम बता देता हूं। वैसे तो आपको इसको प्रभु पूरा ही पढ़ना है, पर नहीं पढ़ पा रहे तो क्या क्या होना चाहिए। 4Ds, डेवियंस, हाँ, डेंजर, डिवायंस, डिसफंक्शन, और बताओ, डेंजर, डिवायंस, डिसफंक्शन, और चौथा डी क्या होता है बताओ।
भैया साइकोलॉजिस्ट को एआई रिप्लेस कर सकता है क्या? हमारी रिसेंट वीडियो देखो यार, आपको दिख जाएगा। डिस्ट्रेस, एब्सोल्युटली। तो 4 Ds होने बहुत जरूरी हैं, ठीक है। अडाप्टिव अडाप्टिव छोड़ दो, रेनेसांस पीरियड छोड़ दो, एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटमेंट मैन बहुत इंपॉर्टेंट है, डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, DSM-5 और ICD-10 की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। किसने दिया? WHO ने ICD-10 दी है, DSM-5 दिया APA ने, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने। और बताता हूँ और क्या इंपॉर्टेंट है। साइकोडायनेमिक मॉडल वगैरह तो आपका आ ही नहीं रहा, सपोज कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट ये 2 मॉडल्स ऑफ वो तो देख ही लो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ये 2 मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है, सोशियो कल्चरल मॉडल और डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। इसे तो भैया कृपया करके मत छोड़ के जाना, ठीक है, इसको कृपया करके मत छोड़ के जाना। वेलबींग, वेलबींग क्या, व्हाट इज वेलबींग पूछ रहे हो? मतलब क्या वेलबींग का पूरा पूरा बताओ। व्हाट वेलबींग क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या वेलबींग बताओ तो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, GAS जनरल एंजाइटी सिंड्रोम क्या होता है? GAS क्या होता है? GAS क्या होता है? और पैनिक डिसऑर्डर, इन दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है आपका? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है? GAD होता है, GAS नहीं होता, GAD होता है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वेलबींग भी डिफाइन करने को आ सकता है, आई डोंट फील सो आएगा। लिख लिख के क्या प्रैक्टिस करें इस समय? प्लीज एक्सप्लेन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। अरे यार न्यूरो डेवलपमेंटल बहुत इजी है, न्यूरो डेवलपमेंटल, न्यूरो डेवलपमेंटल, अरे सिंपल सी बात है, वो डिसऑर्डर्स जो 0 से 18 साल की उम्र के अंदर होते हैं, जो 0 से 18 साल की उम्र में होते हैं, बस वही न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। ADHD, ऑटिज्म, स्पेसिफिक, वो कौन से होते हैं हमारे, ठीक है जी, ADHD ऑटिज्म हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, है ना। और आपको लर्निंग डिसऑर्डर्स ये आपके न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये डिफरेंसेस बता देता हूँ कुछ और। कौन से? अगोराफोबिया इंपॉर्टेंट है, अगर सारे फोबियाज नहीं कर रहे तो अगोराफोबिया पता होना चाहिए। हम सोचते हैं अगोराफोबिया होता है सोशल एंजाइटी, पर बेसिकली अगोराफोबिया में क्या होता है? इट इज अ फियर ऑफ गोइंग इनटू सिचुएशन जहां से बाहर आना मुश्किल है। It's not fear of crowd. It's not fear of being in a crowded place. It's a fear of going into a situation जहां से बाहर निकलना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल किसी वेडिंग के अंदर जाना अगोराफोबिया हो सकता है किसी क्राउडेड जगह में जाना अगोराफोबिया हो सकता है, जहां से बाहर आना मुश्किल है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, OCD इंपॉर्टेंट है, PTSD इंपॉर्टेंट है, इलनेस एंजाइटी वर्सेस सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे से बता रहा हूं। इंटरेक्शनल अप्रोच, देखो ये थर्ड अप्रोच थी आई गेस, है ना, थर्ड थी जो सिचुएशनिज्म की तरह होती है। तो बस ये सिचुएशनिज्म की तरह ही होती है इंटरेक्शनल अप्रोच, कि भैया हमारा जो बाहर इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्शन की वजह से हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये बात है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं गाइस। डिसोसिएटिव फ्यूग बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूग स्टेट के ऊपर केस स्टडी आ सकती है, फ्यूग स्टेट के ऊपर केस स्टडी आ सकती है। डिसोसिएटिव फ्यूग किसका पार्ट है? डिसोसिएटिव अमनीशिया का पार्ट है। डिसोसिएटिव अमनीशिया में क्या अंदर सेलेक्टिव बॉट, सेलेक्टिव होता है पर लार्ज अमाउंट होता है, ठीक है। विल द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अगोराफोबिया बी अंडरस्टूड बाय CBSE? चेक कर दो, यस इट विल बी, यस इट विल बी फॉर श्योर, इतनी समझी ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि NCERT में भी गलत नहीं लिखा हुआ है, उसको हम समझते गलत है। DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है। होस्ट आइडेंटिटी और दूसरी कौन सी होती है? एक होती है होस्ट और दूसरी कौन सी होती है? ऑल्टरनेट पर्सनालिटी होती है ना, ये चीज देखनी है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है। बाइपोलर 1 2 3, बाइपोलर आपको पता ही है। अच्छा बाइपोलर 1 2 3 में आपको डिफरेंस भी नहीं पता, ये बड़े होके पढ़ते हैं। हाइपोमीनिया के एपिसोड्स किस में होते हैं, मीनिया के एपिसोड्स किस में होते हैं, वो सब नहीं पढ़ना, बस बाइपोलर 1 देख लो। और साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर होता है किसका? बाइपोलर 3 का नाम होता है, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर होता है बाइपोलर 3 का नाम, ठीक है। अब आता है स्किज़ोफ्रेनिया। भाई स्किज़ोफ्रेनिया कंप्लीट, कंप्लीट इसको नहीं किया तो पागल कहलाओगे। 3 होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और साइकोमोटर सिम्टम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यही है, ठीक है।
अच्छा 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 अच्छा, इंटरेक्शन वॉज बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, सॉरी यार, सॉरी। एट दिस मोमेंट मेरे को भी थोड़ा कॉग्निटिव ओवरलोड हो रहा है। बायो साइको सोशल मॉडल, अरे बहुत इजी है यार, बेसिक सी बात है। हमारी जो बायोलॉजिकल, जैसे जेनेटिक्स वगैरह की दिक्कत, इंजरी की दिक्कत, सोशल, वो इंजरी और जेनेटिक्स की वजह से हमारी सोसाइटी कैसा देख रही है, और कल बायो साइको सोशल और साइकोलॉजिकल हमारे थॉट्स, कॉग्निशंस, बिहेवियर, ये तीनों एक साथ मिलके हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कैसे करते हैं। सबसे लेटेस्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलो। स्किज़ोफ्रेनिया को नहीं छोड़ना, हलुसिनेशन, डिल्यूजन, कौन से, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, और कौन से होते हैं, और कौन से होते हैं बताओ। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना भाई। तो इसको अच्छे से पढ़ना है भाई, अच्छे से पढ़ना है। पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम सारे पता होने चाहिए। साइकोमोटर भी कौन से होते हैं, कैटाटोनिया स्टूपर, कैटाटोनिया रिजिडिटी, कैटाटोनिया, और एक और होता है, बताओ, 3 होते हैं। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, बहुत सही। कैटाटोनिया रिजिडिटी, कैटाटोनिया स्टूपर, और भाई कैटाटोनिक कहते हैं उसे, ठीक है। कैटाटोनिक पॉस्चरिंग, वेरी गुड तानसी, वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है आपका पैदा। एडीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट। ऑटिज्म पर पढ़ना, जो ब्रीफ नहीं, ऑटिज्म के ऊपर भी भारी लेवल क्वेश्चन आते हैं। ऑटिज्म की सबसे बड़ी बात क्या है यार, ऑटिज्म कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में सिंपल सी बात है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत है। लोगों के साथ एक तो रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत है, दूसरा स्पीच में दिक्कत है। मेनी ऑफ देम नेवर डेवलप स्पीच, दोज हु डू, उनकी डिवाइंड स्पीच होती है, डिसरेगुलर स्पीच होती है। नंबर 2, भैया जो बच्चे हैं उनको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दिक्कत है, लोगों के साथ फीलिंग शेयर करने में दिक्कत है, अपनी फीलिंग बताने में दिक्कत है, रिलेशनशिप फॉर्म करने में, मेंटेन करने में, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत है। तीसरी चीज आ जाती है इनके वो, इनको क्या लाइकिंग्स है, राइट इनके बहुत ही ब्रीफ या बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड इनके वो पैटर्न्स होते हैं, मतलब इन्हें छोटी मोटी चीजें ही पसंद है, जो 3-4 चीजें पसंद है उन्हीं में ये रहेंगे, ऐसा चीज होती है इनके। कुछ होती है रेपिटेटिव बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, रॉकिंग हो सकती है जो सेल्फ इंजीरियस हो, सेल्फ आपको अच्छा भी लग सकते हैं उनको, और कई बार हार्म भी कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें पढ़नी जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। टाइप्स ऑफ अग्रेशन इंपॉर्टेंट है भैया, कौन से होते हैं, वर्बल अग्रेशन है, होस्टाइल अग्रेशन है, और कौन सा है, फिजिकल अग्रेशन, और एक चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्बल, होस्टाइल, फिजिकल, और कौन सा अग्रेशन होता है, प्रोएक्टिव, वेरी गुड। प्रोएक्टिव इज बुलिंग, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपने किसी को कुछ हार्म वार्म नहीं किया, पर वो बंदा आपको सबसे सामने से कर रहा है। ईटिंग डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोरेक्सिया, बुलिमिया नर्वोसा का डिफरेंस, बिंज ईटिंग फिर भी इतना कम आता है, मेनली एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा का डिफरेंस आता है। एक बिंज एंड पर्ज ईटिंग है ना, एक में अनकंट्रोल्ड लेवल चल रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए बिंज एंड पर्ज ईटिंग क्या है, लैक्सेटिव्स कब यूज होते हैं, है ना। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 4 भी हमने अच्छे से देख लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, चलो दौड़ के। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हो, लेकिन क्यों, क्योंकि इसके टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े हैं, इसके टॉपिक्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है यार। अगेन चैप्टर 4-5 यू डू नॉट हैव टू लीव गाइस, यू डू नॉट हैव टू लीव, ठीक है। चैप्टर 5 कितने नंबर का है पर्सनली बच्चा मेरे को नहीं पता, बाकी लोग हेल्प कर दो। मैंने आपका अभी तक एग्जाम का ये एनालिसिस नहीं किया कितने नंबर का आ रहा है, आई जस्ट सिंपली आई एम टीचिंग यू गाइस। अभी कल हम करेंगे सैम्पल पेपर डिस्कशन, अभी रात को या कल सुबह एक प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर की और प्रीवियस ईयर के उसकी पेपर की मैंने दोनों एनालिसिस कर रखे थे, वो दोनों के दोनों एनालिसिस आई विल बी शेयरिंग लाइव ऑन यूट्यूब। प्रीवियस लाइव को मैं री लाइव कर दूंगा, ठीक है, तो आप लोग जरूर देखना। ऑल राइट, चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये आराम से 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एम्पथी वर्सेस सिंपथी, व्हाट इज एम्पथी, पता होना चाहिए। मेजर डिफरेंस बिटवीन साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, तीनों की थेरेपीज के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ बिहेवियरल थेरेपी में अलग अलग मेथड्स होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एवर्जन थेरेपी, डिफरेंशियल, एक और होता है उसको कहते हैं हम डिफरेंशियल कंडीशनिंग या डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ये ऐसी चीज है जो हम कई बार छोड़ देते हैं, लेकिन है इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसे पॉजिटिव रीइंफोर्स करो, जो नेगेटिव बिहेवियर है उसे नेगेटिव रीइंफोर्स करो, तो जो अच्छी चीज है उसको दोनों को रीइंफोर्स करना है बेसिकली, ठीक है। बिहेवियरल थेरेपी सुपर इंपॉर्टेंट है,
नहीं छोड़नी बिहेवियरल थेरेपी। रैशनल इमोटिव थेरेपी, लोगोथेरेपी आ जाती है, सीधा सीधा आती है, इस पे क्वेश्चन कम आते हैं, लिखी भी ज्यादा आती है। व्हाट इज लोगोथेरेपी, व्हाट इज आरईटी, किसने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट सेंटर तो कार्ल रॉजर्स ने दी थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गेस्टॉल्ट थेरेपी, अरे छोटू सी है यार, तो पढ़ लेंगे हम। गेस्टॉल्ट थेरेपी तो छोटू सी है, क्या पढ़ लेंगे हम, इजी है। गेस्टॉल्ट थेरेपी इजी है, कर लेंगे, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है गाइस, ये सब इंपॉर्टेंट। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज इंपॉर्टेंट है, खासकर योगा। अरे योगा पे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, स्काई क्या होती है, सुदर्शन क्रिया योग होता है ना, आपकी वो प्राणायाम, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी जगह ने क्या कहा है, कौन सा योगा अच्छा है ना, कौन सी मेडिटेशन अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली एथिक्स इन साइकोथेरेपी, ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो भैया एथिक्स इन साइकोथेरेपी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। हम क्या करेंगे भैया, हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। थोड़े इनएक्टिव हो गए गाइस, एक बार एक्टिव हो जाओ, यस सर बोल दो एक बार, या यस भैया बोल दो, वट एवर यू थिंक ऑफ मी, ठीक है। मेरे को कोई लोड नहीं है। पहले होता था आई यूज्ड टू से कि भैया भैया की जगह सर ही बोलो, बट दैट्स ओके, ठीक है, ठीक है भाई। यस, या ऐड आ गई, ओ ऐड आ गई, वेरी गुड। ऐड आया अगर आप लोगों को तो पूरी देखनी है नहीं जरूरी नहीं है, देखो लाइव पे ऐड ऑटोमेटिकली आती है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। हाँ, तो कौन कौन इस समय देख रहा है, जैस्मिन देख रही है, विद लव देख रहे हैं, नंदिता देख रही है, प्रभदीप वेरी गुड, विष्णु नारायण देख रहा है, विष्णु नारायण तो छोटा बच्चा है ना। दिव्या देख रही है, तांशी देख रही है, आरुषि देख रही है, वेरी गुड। 3 बार इन शॉर्ट्स की आ गई सर, ओह क्या बात है। काविन देख रहा है, श्रेया देख रही है, दिव्या ने तो पहले यस बोल दिया था, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। देखो आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है, वैसे भी यूट्यूब से कुछ नहीं आता जेन्युइनली। अगर आप सोचो यूट्यूब से मेरे को पैसे आते हैं तो फॉर श्योर ये समझ लो हर 6 महीने में जाके इतना आता है जिससे ज़्यादा एक बच्चे की फीस होती है फॉर अ नॉर्मल क्रैश कोर्स, फॉर वेरी श्योर। तो भैया इट्स वेरी खराब, इट्स वेरी खराब, बट इट्स ओके, वी आर प्रोवाइडिंग यू गाइस। चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं, ये बाद में करेंगे बातें, पढ़ाई करते हैं, पेपर है आप लोगों का, मैं क्यों खुद को फोकस में लाओ यार। ओके, चैप्टर नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ओ नो सर, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, ओहो कोई नहीं यार, अगर वाईफाई नहीं चल रहा तो देख लेंगे आगे पीछे करके, ठीक है। 2 चैप्टर बचे हैं, जल्दी से देखते हैं। चैप्टर नंबर 6, इंप्रेशन फॉर्मेशन की डेफिनेशन इजी है। एबीसी कंपोनेंट, यार ये तो पूछा पूछा क्वेश्चन है। अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, नहीं छोड़ना। फिर आपके एटीट्यूड्स के फीचर्स, वैलेंस क्या होती है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, एक्सट्रीमनेस, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, मल्टीप्लेक्सिटी यानी सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी। एक एटीट्यूड अगर मल्टीपल एटीट्यूड्स को, उसके अंदर एटीट्यूड्स बहुत सारे अलग अलग एटीट्यूड है, कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड है। एक एटीट्यूड अकेला है तो सिंपल एटीट्यूड है। सेंट्रलिटी, अगर एक एटीट्यूड का सिस्टम है, ठीक है, एक एटीट्यूड का सिस्टम है, ये एक एटीट्यूड से मल्टीपल जुड़े हुए हैं, ये जो एटीट्यूड है ये सबसे ज्यादा हाईली सेंट्रल एटीट्यूड है। अगर एक एटीट्यूड बाकी के बहुत सारे एटीट्यूड्स को चेंज कर सकता है, बदल सकता है, उनको अफेक्ट कर सकता है, तो उसकी सेंट्रलिटी हाई होती है, ठीक है गाइज। चलो भाई, बहुत बढ़िया। एटीट्यूड फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये देखो 4 चीजें नहीं भूलनी इसमें। एटीट्यूड फॉर्मेशन, पूरा पूरा नहीं लिखना तो बुरा मत मानना। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज। इनमें कंफ्यूज नहीं होना और ना इन्हें छोड़ना है, पहले ही बता रहा हूं, ये एनी फोर भूल जाओ, ठीक है प्लीज। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज, फैक्टर्स और एटीट्यूड चेंज पे जाने चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड फॉर्मेशन पे ही लिखने हैं। गलती कर दोगे, अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं गलती करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, बिल्कुल गलती नहीं करनी इस चीज पे। चलो ठीक है, ये 4 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पीओएक्स ट्राइंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूछा ही जाएगा होपफुली, जरूरी नहीं है, हो सकता है पीओएक्स ट्राइंगल ना पूछा जाए, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बैलेंस सिचुएशन कौन सी होती है, अनबैलेंस सिचुएशन कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डिसोनेंस वर्सेस कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेजोनेंस का कंसिस्टेंसी बोलते हैं इसमें। फिर 2 स्टेज, इसमें क्या होता है, 2 स्टेज कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, एमएस मॉसिन साहब ने दिया था, एमएच है या एमएस है, एमएस है एमएच मॉसिन, एमएच ने दिया शायद,
एमएच मोहसिन या एमएस मोहसिन, इनमें से किसी एक ने दिया है, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं ऑफ आर एटीट्यूड। प्रेजुडाइज क्या होता है? ये बेसिकली हमारे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एटीट्यूड्स होते हैं टुवर्ड्स वो, ठीक है जी। अब प्रेजुडाइज को कैसे, प्रेजुडाइज फॉर्मेशन क्यों होती है और प्रेजुडाइज को कंट्रोल कैसे करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ। कर्नल ऑफ ट्रुथ इंपॉर्टेंट है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इंपॉर्टेंट है ना। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इंपॉर्टेंट है, कर्नल ऑफ ट्रुथ इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है? कर्नल ऑफ ट्रुथ, फैक्टर, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, हाँ चलो यही ठीक है, ठीक है। एस एम मोहसिन, ठीक है। एम एच कर रहा था मैं, एम एस कर रहा था, एस एम मोहसिन होता है, ठीक है। तो ये है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो गया आपका, कर्नल ऑफ ट्रुथ हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कर्नल ऑफ ट्रुथ में क्या होता है, लोग सोचते हैं इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो जरूर ठीक ही होगा, स्केप गोटिंग। इसमें क्या होता है, मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप को ब्लेम कर देता है फॉर देयर ओन थिंग, कि आप इतने गरीब हो, आप इतने मार्जिनलाइज हो इसलिए क्योंकि आप ही ऐसे हो। कर्नल ऑफ ट्रुथ, इतने सारे लोग बोल रहे तो कुछ सच ही होगा। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, अरे भैया माइनॉरिटी ग्रुप खुद ही ऐसा एक्ट करने लग जाता है कि बाकी जो उसके साथ जो सोचा है ना माइनॉरिटी ग्रुप बुरा है ऐसा है, वो सच हो जाता है, वो सच हो जाता है, ठीक है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, प्रोफेसी मतलब कि एक वो करी गई है भविष्यवाणी, तो खुद ही वो भविष्यवाणी पूरी हो जाती है क्योंकि माइनॉरिटी ग्रुप ऐसे एक्ट करता है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलो चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं, आखिरी चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज टीम, व्हाट इज क्राउड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। ग्रुप फॉर्मेशन की स्टेजेस ये लिखी लिखाई है यार, फॉस नोपा, फॉस नोपा, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग, सबको आती है क्या? सबको आती है क्या फॉस नोपा? आनी चाहिए, आप सबको आनी चाहिए। स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन वही है। टाइप्स ऑफ ग्रुप, इन ग्रुप, आउट ग्रुप, है ना, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, ये सारे इंपॉर्टेंट है। सोशल लोफिंग, ग्रुप पोलराइजेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैंड वैगन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बैंड वैगन इफेक्ट एक्स्ट्रा है, आपको वैसे नहीं पढ़ना, पर ग्रुप पोलराइजेशन, सोशल लोफिंग, ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आ जाती हैं ज्यादा चैप्टर में। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, बहुत मज़ा आया आप लोगों को पढ़ा के, बड़ी अच्छी लाइव स्ट्रीम थी ये, आज मज़ा आया, आज मज़ा आया, ठीक है। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हमने देख लिए। अब एक दो लाइव में और री लाइव कर दूंगा अभी रात को 10 साढ़े 10 के आसपास, विच या 11 बजे के आसपास, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन है, प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर डिस्कशन है, वो भी कर लेंगे, ठीक है, उन्हें री लाइव कर दूंगा। यू मोस्ट वेलकम नंदिता, थैंक यू सो मच, आप लोग इस लाइव के अंदर आए और आपका फ़ायदा हुआ, आई होप आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ हो, एंड आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो। चलो, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय। मोस्ट वेलकम प्रदीप, थैंक यू जैस्मिन, थैंक यू।